हेलो एवरीवन। तो भाई आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर 9, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा इसका इंट्रोडक्शन कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, हम कहाँ कहाँ इनको देखते हैं और क्या इनके यूजेज होते हैं। जस्ट बेसिक मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं, यहाँ मैंने 5 पॉइंट यहाँ लिखे हैं, तो इनकी हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ सबसे पहला पॉइंट मैंने बनाया है, दे आर द बैकबोन, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बैकबोन है किस पार्ट की, किस केमिस्ट्री की। दे आर द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, साथ में बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री along with chemical industry, means these three sectors are there, या these three types of chemistry are there where it is very very important, means इनके बिना काम नहीं चलेगा इन 3 केमिस्ट्रीज के अंदर। कौन कौन सी? मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, जो हम आज के टाइम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सी? बायोलॉजी के अंदर, जो बायोलॉजी के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज होती है। और एक केमिकल इंडस्ट्री, क्योंकि इनके बिना तो ये वहां कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बिना तो यहाँ काम होना ही नहीं है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड बैकबोन, मतलब रीढ़ की हड्डी है, ये नहीं है तो कुछ नहीं। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने क्या बनाया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है ये मॉडर्न नेम है। मैंने बताया भी आपको, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दोनों ही सेम नेम है, बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को मॉडर्न नेम बोलते हैं। इससे पहले नाम क्या था? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आपको मैंने 8th चैप्टर के अंदर, 10th चैप्टर के अंदर मैंने बार बार आपको नाम लिया था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो वहां हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़े, बट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को आज के टाइम पे क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट आपके सराउंडिंग में क्लोरोफिल है, हीमोग्लोबिन है, विटामिन B12 है। बायोलॉजी वाले बच्चों को पता होगा क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन और विटामिन B12 ये भी आपके क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मींस क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, विटामिन B12 ये क्या है? आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। क्यों है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? क्योंकि इनके अंदर भी मेटल यूज होते हैं और लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। मेटल कौन कौन से होते हैं? क्लोरोफिल में कौन सा मेटल होता है? मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन में कौन सा होता है? आयरन। और विटामिन B12 में कौन सा होता है? कोबाल्ट। तो ये एलिमेंट कहूं या ये मेटल इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं और क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बात समझ में आ गई। इसके बाद कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे मैंने बताया ना कि ये मेटल के तौर पे प्रेजेंट होते हैं, तो फिर डेफिनेशन क्या बनती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की? तो कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स, ध्यान से देखेंगे ये डेफिनेशन है यहाँ, कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स इन विच मेटल एटम, जैसे मैं अगर जनरली लिखूं तो ये मैंने लिखा M, मेटल एटम्स आर बाउंड टू अ नंबर ऑफ एनायंस एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, मतलब ये बॉन्ड बनाए हुए हो किसके साथ? या तो किसी नेगेटिव स्पीसीज के साथ या किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल लेके चलूंगा आपके साथ, मैंने लिया निकिल CO4, निकिल मेटल हो गया, साथ में बॉन्ड बने हैं। कितने बॉन्ड बने हैं? 4 बॉन्ड बने हैं। किसके बने हैं? CO, कार्बोनिल बोलते हैं, कोबाल्ट नहीं बोलना। CO, C भी कैपिटल है यहाँ, O भी कैपिटल है, तो इट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की टर्म में क्या बोल देंगे? कार्बोनिल। तो कितने कार्बन जुड़े हैं? 4, तो टेट्रा कार्बोनिल निकिल इसका नाम है। तो यहाँ न्यूट्रल मॉलिक्यूल जुड़ा है किसके साथ? मेटल के साथ। एक एग्जांपल और लीजिए, PtCl4 2 नेगेटिव, तो यहां पे मैंने क्या लिया? PtCl4 2 नेगेटिव। Pt क्या है? सेंट्रल एटम। जुड़ा क्या है? बॉन्ड किसने बनाए हैं? 4 बॉन्ड बनाए हैं Cl ने। Cl स्पीसीज कैसी होती है? नेगेटिव। सभी को पता है Cl पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव स्पीसीज जुड़ी है मेटल के साथ, और यहाँ पे कैसे जुड़ी है? न्यूट्रल स्पीसीज। तो कहने का मतलब क्या है? या तो नेगेटिव जुड़े मेटल के साथ या न्यूट्रल जुड़े मेटल के साथ, उस तरीके के कंपाउंड को कैसा कंपाउंड बोलते हैं हम? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। टर्म डेफिनेशन दोबारा देखिए, ये यहाँ डेफिनेशन है इसकी, कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स इन विच मेटल एटम, मतलब कि M, आर बाउंड टू अ नंबर ऑफ एनायंस। एनायंस का मतलब कोई भी नेगेटिव स्पीसीज, एंड न्यूट्रल, न्यूट्रल मीन जिसपे कोई चार्ज ना हो, जैसे कि आपका अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, कार्बोनिल हो गया, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना ये पॉजिटिव होते ना ये नेगेटिव होते।
ठीक है। लास्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का यूज कहां कहां होता है, मैक्सिमम टाइम इसका यूज देखने को मिलता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, टेक्सटाइल में और मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर भी। हालांकि मैंने बोला कि बैकबोन है ये, आज के टाइम पे मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और केमिकल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज देखने को मिलता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ठीक है, सो दैट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट जो मैंने ब्रीफली डिस्कस करना था आपके साथ। जो आज का मेन टॉपिक है वो क्या है, वर्नर्स थ्योरी। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्नर्स थ्योरी। सो नाउ विल डिस्कस वर्नर थ्योरी इन डिटेल। सो वर्नर थ्योरी किसके नाम से आई है? सबसे पहले तो वर्नर थ्योरी जो नाम है ये आया है एल्फ्रेड वर्नर से। तो साइंटिस्ट थे एल्फ्रेड वर्नर जिन्होंने 1893 में ये थ्योरी दी थी। साइंटिस्ट का नाम क्या है? एल्फ्रेड वर्नर। और जो कहाँ के थे? ये स्विस के थे। ये एक स्विस केमिस्ट थे एल्फ्रेड वर्नर, वो जो स्विस केमिस्ट 1893 में इन्होंने ये थ्योरी दी थी। किसके बेस के, किस लिए दी थी? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर पता करने के लिए। ठीक है, हालांकि ये आपको चार चीजें बताती है, प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंस, दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा नंबर ऑफ आयन और चौथा इसकी कंडक्टिविटी। चार चीजें हम डिस्कस करेंगे। यहां मैंने कुछ मटेरियल लिखा है, इस मटेरियल को ध्यान से देखना, टाइम कम लगेगा इसलिए मैंने इसको पहले लिख दिया है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। किसने? एल्फ्रेड वर्नर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया कि कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड COCl3 कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड को रिएक्ट करवाया किसके साथ? अमोनिया के साथ। तो उसको ये चार कंपाउंड मिले। क्या? एक में COCl3 सभी में है, एक में जुड़ गए 6 अमोनिया, 5 अमोनिया, 4 अमोनिया, 3 अमोनिया। कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड प्लस अमोनिया 4 कंपाउंड विल फॉर्म विच ऑन, ध्यान से देखना यहां, विच ऑन रिएक्टिंग विद एक्सेस AgNO3। यहां पर भी क्या लिया गया? AgNO3। यहां पर भी AgNO3 means everywhere they have taken excess AgNO3 and they found in first case 3 AgCl, means when 6 ammonia were there 3 AgCl, when 5 ammonia were there 2 AgCl, when 4 ammonia were there 1 AgCl and when 3 ammonia were there 0 AgCl। अब ये चेंज क्यों आया भाई? वहां तो 3 निकले, अमोनिया यहां भी है, अमोनिया वहां भी है, तो वहां 6 है, यहां 3 है, बट वहां 3 AgCl निकले हैं, यहां एक भी AgCl नहीं निकला। ये AgCl क्यों निकला होगा? कब निकलेगा? अमोनिया क्यों नहीं निकला? या अमोनिया के साथ यहाँ ये 3 है तो तीनों निकल गए, यहाँ तीनों क्यों नहीं निकले, यहाँ ये तीनों क्यों नहीं निकले, यहाँ एक भी। मतलब कहने का ये है कि जो ये Cl है ये कहीं पे निकल रहे हैं, कहीं पे ज्यादा निकल रहे हैं, कहीं पे कम निकल रहे हैं, कहीं पे निकल ही नहीं रहे। ऐसा क्यों है? इस बात को समझने से पहले आपको जो वर्नर ने अपने पोस्टुलेट्स के अंदर बताया है प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंस, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो इसके अंदर ये 3 क्यों निकले हैं, 2 क्यों निकले हैं, 1 क्यों निकला, इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा प्राइमरी वैलेंस क्या होता है और सेकेंडरी वैलेंस क्या होता है। ठीक है, तो प्राइमरी वैलेंस और सेकेंडरी वैलेंस के अंदर मैंने 4 पॉइंट बनाए हैं, यहां ध्यान से देखना। प्राइमरी वैलेंस क्या होते हैं और सेकेंडरी वैलेंस क्या होते हैं। अगर डिफरेंस में है तो डिफरेंस के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, अगर वो किसी एक को पूछे तो उसके बेस पर भी आप लिख सकते हो। तो प्राइमरी वैलेंस में सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा कि ये क्या होते हैं? आयनाइजेबल। मतलब इफ एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज देयर तो उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से ये निकल के बाहर आ जाएंगे। ध्यान से सुनना, यहां निकल के बाहर कौन आया है? Cl, क्योंकि हमने लिया क्या था? AgNO3। तो Ag यहां से, Cl यहां से बाहर निकल गया होगा, तो मतलब Cl यहां से आयनाइज होके बाहर गया है। ध्यान से सुनना ये पॉइंट। तो यहां प्राइमरी वैलेंस क्या होते हैं? आयनाइजेबल। और सेकेंडरी क्या होते हैं? ये होते हैं नॉन आयनाइजेबल। बाहर कौन नहीं आया? बाहर आपका अमोनिया नहीं आया। इसका मतलब अमोनिया कैसा होगा? सेकेंडरी वैलेंस। बाहर कौन आया है? Cl, तो Cl क्या रहा होगा यहां? प्राइमरी वैलेंस। बट कितने Cl प्राइमरी वैलेंस होंगे यहां?
तीनों Cl क्या है यहाँ प्राइमरी वैलेंस। यहाँ कितने Cl प्राइमरी वैलेंस है, 2 Cl। यहाँ एक Cl प्राइमरी वैलेंस क्योंकि एक ही बाहर निकल के आया, एक ही आयनाइज हुआ है, और यहाँ एक भी क्या नहीं है, प्राइमरी वैलेंस नहीं है। ठीक है। दूसरा, प्राइमरी वैलेंस ऑलवेज कैसी स्पीसीज होगी, नेगेटिव। ध्यान देना, प्राइमरी वैलेंस आपकी हमेशा नेगेटिव स्पीसीज होगी, लाइक F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, OH नेगेटिव, ऑक्सलेट नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमेशा कैसी स्पीसीज होगी, नेगेटिव। हालांकि जो सेकेंडरी वैलेंस है वो आपकी नेगेटिव भी हो सकती है और वो आपकी न्यूट्रल भी हो सकती है। इट मे बी नेगेटिव और न्यूट्रल, ये नेगेटिव भी हो सकती है और ये न्यूट्रल भी हो सकती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, जो प्राइमरी वैलेंस होते हैं ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। अभी नॉन डायरेक्शनल वर्ड का मतलब क्या है, दे आर नॉट हेल्पिंग इन द स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। सिंपल सी बात क्या है, नॉन डायरेक्शनल मतलब दे आर नॉट हेल्पिंग इन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। मैंने बताया ना, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, सो जो भी ये स्ट्रक्चर बनते हैं जिनको हम पॉलीहेड्रा बोलते हैं, ऑल दीज स्ट्रक्चर्स प्राइमरी वैलेंस विल नॉट फॉर्म। तो प्राइमरी वैलेंस स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प नहीं करेगा। तो फिर स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा किसकी हेल्प से, सेकेंडरी वैलेंस की हेल्प से, सेकेंडरी वैलेंसी की हेल्प से। तो जो आपका सेकेंडरी वैलेंस होगा, जो मॉलिक्यूल आपका सेकेंडरी वैलेंस होगा वो ही क्या बनाएगा, स्ट्रक्चर बनाएगा। फोर्थ पॉइंट मैंने क्या लिखा है, प्राइमरी वैलेंस का जो बॉन्ड है वो इस लाइन से डिनोट किया जाएगा, डैश 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 डैश, या डॉटेड लाइन से डिनोट किया जाएगा। और ये एक पूरी वेज लाइन से, पूरी परमानेंट लाइन से डिनोट किया जाएगा। ठीक है। अपने एक्सपेरिमेंट में वर्नर ने एक ऑब्जर्वेशन और निकाली, वो क्या, वो ध्यान से देखेंगे। यहां आप इस एक्सपेरिमेंट से ही पता कर लोगे, मुझे सोच के बताना। कोबाल्ट आपका सेंट्रल एटम है, कोबाल्ट के साथ क्या क्या जुड़ा है, 3 क्या जुड़े हैं, क्लोरीन, 6 क्या जुड़े हैं, अमोनिया। जबकि बाहर कितने निकले हैं, बाहर निकले हैं 3, बाहर कितने निकले हैं 3, टोटल कितने थे 9, बाहर कितने निकले हैं 3। तो फिर यहां कितने रह गए होंगे, यहां रह गए हैं 6, क्योंकि 3 क्लोरीन बाहर आ गए, तो फिर 6 के 6 क्या रह गए यहां, अमोनिया। यहां पे कितने हैं 3 और 5, टोटल कितने हो गए 8, बाहर कितने आ गए 2, तो फिर यहां पे कितने रह गए, यहां भी रह गए 6। यहां पे कितने हैं 3 क्लोरीन है, 4 अमोनिया है, तो टोटल कितने हो गए 7, बाहर कितने आ गए 1, तो यहां कितने रह गए होंगे 6। यहां कितने हैं 3 क्लोरीन एंड 3 अमोनिया, टोटल कितने हो गए 6, बाहर 0, इसका मतलब यहां भी क्या हो गया 6। इनडायरेक्टली आपको एक हिंट मिलता है क्या, कि कोबाल्ट ने जो यहां स्ट्रक्चर, या कहूं कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर रखा है वो क्या रखा है 6। मतलब कोबाल्ट ने 6 कोऑर्डिनेशन नंबर रखा है। और आपने पढ़ रखा है वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग भी या हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग भी, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो 6, तो स्ट्रक्चर कैसा बन सकता है, स्ट्रक्चर बन सकता है आपका ऑक्टाहेड्रल। सो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने के कारण यहां पे जो मैंने 4 स्ट्रक्चर बनाए हैं, दे आर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो अब ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करने हैं। किन के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, ये जो 4 कंपाउंड मैंने बनाए हैं इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा। किसकी हेल्प लेते हुए, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंस की हेल्प लेते हुए। क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि आपको इजीली पता लग जाएगा कि आयनाइजेबल कौन हुआ है और नॉन आयनाइजेबल कौन हुआ है। जैसे फर्स्ट कंपाउंड क्या है आपका COCl3 6 अमोनिया। आपको ये इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर यहां ड्रॉ करना है, इसका यहां ड्रॉ कर देंगे, इसका यहां कर देंगे और लास्ट वाले का वहां ड्रॉ कर देंगे। जो कुछ यहां लिखा हुआ है उसको इसकी हेल्प लेते हुए यहां ड्रॉ करना है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले अमोनिया कितने हैं 6 अमोनिया। ध्यान में क्या रखना है, बाहर कितने निकले थे 3 क्लोरीन बाहर निकले थे। इसका मतलब ये तीनों क्लोरीन कैसे वैलेंस है, प्राइमरी वैलेंस है, क्योंकि क्या हो गए आयनाइजेबल हो गए। आयनाइजेबल का मतलब जो आयंस में टूट जाए, और आपको पता है Cl नेगेटिव आयन बन के ही बाहर गया होगा। तो ध्यान से देखेंगे यहां जितने भी अमोनिया आपके हैं, पहले मैं वो लिख देता हूं, कितने अमोनिया है, टोटल अमोनिया है 6, लिख दिया।
अब मैंने कहा 3 क्या गए हैं, क्लोरीन गए हैं, बट उनको शो तो करना पड़ेगा, शो करेंगे बट कैसे, ध्यान से देखेंगे। ये लाइन कैसी बनी है, ये बनी है सेकेंडरी वैलेंस की लाइन। और आपको पता है अमोनिया कैसा वैलेंस है आपका, सेकेंडरी, क्योंकि अमोनिया आयन बनके नहीं टूटा, आयन बनके कौन टूटा है, सीएल। और सीएल कैसा वैलेंस है, प्राइमरी वैलेंस। कैसी लाइन लगेगी, ये लगेंगी डॉटेड लाइन। तो कितने सीएल हैं, 3 सीएल है, तो मैं तीनों सीएल को आपका ऐसे डिनोट कर देता हूं। ये आप कहीं भी डिनोट कर सकते हो, मैंने यहां डिनोट किए हैं, ये आप यहां 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 मींस जहां भी आपको लगे आप वहां ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए, नेक्स्ट क्या है, कितने अमोनिया है, 5 अमोनिया, 1, नेक्स्ट 2, ये यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 5। आप कहोगे सर यहां पे फिर क्या आएगा, ध्यान सुनना, कितने क्लोरीन बाहर निकले हैं, 2 क्लोरीन बाहर निकले हैं। इसका मतलब आयनाइजेबल केवल कितने हैं, 2। तो एक तो अंदर ही रहेगा, जो अंदर रहेगा उसको भी मेंशन कर दीजिए इस तरीके से, क्योंकि वो क्या रहेगा, जब मैंने कहा कि वो अंदर, वो आयनाइज नहीं हुआ है। अगर आयनाइज नहीं हुआ है तो किस लाइन से डिनोट किया जाएगा, इस लाइन से। जो आयनाइज हो गया है वो किससे डिनोट किया जाएगा, इस लाइन से। तो ये आयनाइज नहीं हुआ है, हालांकि ये आपका कैसा वैलेंस माना जाता है, प्राइमरी वैलेंस, क्योंकि जो डायरेक्टली जुड़ा है वो प्राइमरी वैलेंस है। बट उससे पहले मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो सीएल आपका यहां आ जाएगा। इसके अलावा 2 क्या रह गए, क्लोरीन, एक यहां आ जाएगा, एक मैं यहां बना देता हूं, ठीक है। ये 2 आ गए आपके क्लोरीन। यहां पे एक क्लोरीन कैसा बन गया, सेकेंडरी वैलेंस, और 2 क्लोरीन कैसे बन गए आपके, प्राइमरी वैलेंस। तो मतलब आयनाइजेबल कितने हैं, केवल 2 हैं। थर्ड पे आ जाइए, थर्ड पे कितने अमोनिया है, 4 अमोनिया है, 1, यहां पे मैं 2, यहां पे 3, यहां पे 4 अमोनिया, 3 क्या है, क्लोरीन। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका, एक क्लोरीन यहां आ जाएगा, एक क्लोरीन यहां आ जाएगा। अब एक क्लोरीन है क्योंकि 3 क्लोरीन थे, तो वो मैं लिख देता हूं यहां, ये आ गया आपका Cl, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है 3 क्लोरीन है, 3 अमोनिया है, तो मैं यहां, ये आप चीज चेक करना, आप इनको कहीं भी बना सकते हो, ये कोई हार्ड एंड फास्ट टूल है कि जहां मैं बना रहा हूं आप वहीं बनाइए, कहीं भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, 3 अमोनिया है, 3 क्लोरीन है, तो ये क्या जाएगा आपका Cl, Cl और Cl। ध्यान देना, क्या यहाँ कोई भी प्राइमरी वैलेंस है, नहीं है। यहाँ प्राइमरी वैलेंस 1, यहाँ प्राइमरी वैलेंस 2, यहाँ प्राइमरी वैलेंस कितने हैं, 3 है। इन्हीं स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, Cl आपका कैसा स्पीसीज है, नेगेटिव स्पीसीज है, जो कि डायरेक्टली जुड़ा हुआ है किसके साथ, आपके मेटल के साथ। जो स्पीसीज डायरेक्टली मेटल के साथ जुड़ती है, एक चीज ध्यान रखना, जो स्पीसीज डायरेक्टली मेटल के साथ जुड़ती है वो एक्चुअल में आपका प्राइमरी वैलेंस कहलाती है। इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए भी आप क्या करोगे, आप जो Cl, क्योंकि Cl डायरेक्टली जुड़ा है किसके साथ, कोबाल्ट के साथ, तो इसको आप प्राइमरी वैलेंस भी मानोगे और इसको आप सेकेंडरी वैलेंस भी मानोगे। तो मतलब क्लोरीन आपका प्राइमरी वैलेंस की तरह बिहेव करेगा और सेकेंडरी वैलेंस की तरह भी बिहेव करेगा। ये चीज ध्यान रखनी है, जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है वो आपका एक्चुअल में प्राइमरी वैलेंस ही काउंट किया था। कि हाँ वो टूटेगा नहीं टूटेगा वो डिपेंड करेगा कि वो किस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है। अगर उसके पास केवल प्राइमरी वैलेंस ही है, मतलब डॉटेड लाइन ही है, तो टूट जाएगा, बट डॉटेड भी है और परमानेंट लाइन भी है तो वो नहीं टूटेगा। अब ध्यान देना, यहां इस स्पीसीज में से अगर मैं कितने क्लोरीन निकाल दूं, 3 क्लोरीन निकाल दूं, तो मेरे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा CONH36। तो ये जो Cl के 3 एटम है कहां आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, और इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, ये कंपाउंड मेरा ऐसे लिखा जाएगा। ये कंपाउंड जो है हमारा ये लिखा जाएगा CONH35Cl, बाहर आएगा Cl2। ये कंपाउंड ऐसे लिखा जाएगा, ये वाला कंपाउंड ये लिखा जाएगा CONH34Cl2Cl, ये कंपाउंड ऐसे लिखा जाएगा, और ये कंपाउंड लिखा जाएगा CONH33Cl3, ये कंपाउंड लिखा जाएगा आपका ऐसे। ध्यान देना, बाहर जो लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं आयनाइजेबल स्पीसीज। अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो यहां पे
3 पॉजिटिव चार्ज आएगा और 3 क्लोरीन नेगेटिव बाहर निकल जाएंगे। यही हुआ। कितने क्लोरीन बाहर निकले थे? तीनों। तो अगर स्ट्रक्चर ऐसा होगा तो ये तीनों बाहर निकल जाएंगे। ध्यान देने मैंने क्या कहा, इस ब्रैकेट के बाहर जो भी स्पीसीज आएगी वो आपका प्राइमरी वैलेंस होगा, या ये कह दूं कि वो आपका काउंटर आयन होगा, या ये कह दूं कि वो आपकी आयनाइजेबल स्पीसीज होगी। जो ब्रैकेट के अंदर है, खासतौर पे ध्यान रखना, जो ब्रैकेट के अंदर है वो आपकी आयनाइज नहीं होगी। वो कैसी होगी? नॉन आयनाइजेबल। इसीलिए जो ब्रैकेट के अंदर स्पीसीज है उसको नाम क्या दिया गया है? सेकेंडरी वैलेंस। या जो अंदर लिगेंड्स मौजूद हैं वो कैसी वैलेंसी शो करेंगे? सेकेंडरी वैलेंसी शो करेंगे। वो आयनाइज नहीं होंगे। ध्यान देना, ब्रैकेट के अंदर कोई भी आयनाइज नहीं होगा, ब्रैकेट के बाहर जो है वो आयनाइज होके चला जाएगा। दूसरे में कितने निकले थे? 2Cl। तो ये 2Cl यहां से निकले तो फिर कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या आएगा? 2+। यहाँ क्या था? 3+। तो यहां से 2Cl नेगेटिव बाहर हो जाएंगे। यहाँ पे कितना चार्ज बनेगा? +1 या 1+। तो बाहर क्या हो जाएगा? Cl-। यहाँ कोई चार्ज नहीं बनेगा क्योंकि कोई Cl बाहर नहीं है, और वैसे भी इसके अंदर चेक करें कोई भी AgCl बाहर नहीं निकला था। एक बार ध्यान से देखेंगे जो मैंने स्ट्रक्चर बनाए हैं। अगर कहीं कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ध्यान से देखेंगे इसको, ठीक है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूं मैंने क्या बताया। ये स्ट्रक्चर है इस कंपाउंड का, जो कि मैं ऐसे लिख सकता हूं स्ट्रक्चर के हिसाब से। जो डॉटेड लाइन है वो बाहर रखी जाएंगी ब्रैकेट के, ठीक है। जो परमानेंट लाइन है ये रखी जाएंगी ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे Cl आपका प्राइमरी वैलेंस भी शो कर रहा है, सेकेंडरी भी शो कर रहा है, प्राइमरी भी शो कर रहा है, सेकेंडरी भी शो कर रहा है। हालांकि ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा तो टूटेगा नहीं। अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि ये तो प्राइमरी भी शो कर दिया, सेकेंडरी भी शो कर दिया, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, इसको सेकेंडरी मान के भी अपना कंसेप्ट बना सकते हैं, ठीक है। कि ये सेकेंडरी है, ये अंदर गया है, ये नहीं टूटेगा। अगर ये नहीं टूटेगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये आपका आयनाइजेबल नहीं है। तो फिर ये आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। यहाँ 2 आयनाइज होंगे, यहाँ 3 आयनाइज हो जाएंगे, यहाँ केवल 1 आयनाइज होगा, यहाँ कोई भी आयनाइज नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? इन स्ट्रक्चर के हिसाब से जो कंपाउंड बने हैं, जो स्ट्रक्चर बने हैं, जो फॉर्मूला बना है वो ये बना है, ठीक है। इनके हिसाब से फॉर्मूला क्या बना है? इसका ये बना है और उसका ये बना है, ठीक है। तीसरी बात मुझे क्या पता नहीं, मैंने पहली बात क्या बताया आपको? प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंस। दूसरा क्या बता दिया मैंने? स्ट्रक्चर। प्राइमरी वैलेंस से क्या पता लगते हैं? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से क्या पता लगते हैं? आयन। चेक करें कितने आयन बने हैं यहाँ? 3 क्या है? क्लोरीन। और 1 क्या है? ये पूरा कॉम्प्लेक्स 1 आयन बनता है। तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितने हो गए? यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयन हो गए 4। कितने आयन हो गए? 4 आयन। यहाँ टोटल आयन कितने हो गए? चेक करो। 2 तो क्या हो गए? क्लोरीन। कितने नेगेटिव है? 2 नेगेटिव है, और 1 क्या हो गया? ये पूरा कॉम्प्लेक्स। तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितने हो गए? 3। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए? 1 क्लोरीन नेगेटिव हो गया, एक पूरा कॉम्प्लेक्स होगा, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए? 2। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? 0। यहाँ कोई आयन नहीं बनता क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं आएगा। पास में आ गई। टोटल आयन कितने? 4। टोटल आयन कितने? 3। टोटल आयन कितने? 2। टोटल आयन कितने? 0। अब इस आयन के बेस पे आपको चौथी चीज मुझे बतानी है। पहली मैंने क्या बता दिया आपको? प्राइमरी वैलेंस, सेकेंडरी वैलेंस। दूसरी मैंने क्या बताई? इसके हिसाब से स्ट्रक्चर। तीसरी मैंने क्या बता दिया? नंबर ऑफ आयंस। और नंबर ऑफ आयन से आप क्या निकाल सकते हो? इसकी कंडक्टिविटी। बताइए, हु इज मोर कंडक्टिंग आउट ऑफ दीज 4? मैंने बताया जिसके पास नंबर ऑफ आयंस ज्यादा, ट्रिक बता रहा हूं ध्यान सुनना, जिसके पास नंबर ऑफ आयंस ज्यादा वो ज्यादा कंडक्टिविटी शो करेगा। नंबर ऑफ आयंस कितने? 4, तो ये ज्यादा कंडक्टिविटी शो करेगा। इसके बाद 3 आयंस वाला, इसके बाद 2 आयंस वाला, और लास्ट में जिसके पास कोई आयंस नहीं है। तो हाउ यू विल फाइंड आउट द कंडक्टिविटी ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? फाइंड आउट द नंबर ऑफ आयंस। जितने ज्यादा आयंस उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी।
बात समझ में आ गई। तो मुझे आपको ये 4 चीजें बतानी थी वर्नर थ्योरी के अंदर। सबसे पहले वर्नर थ्योरी में क्या बताया मैंने कि प्राइमरी वैलेंस और सेकेंडरी वैलेंस क्या होता है। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंस का पता कर लीजिए, जो कि किसने दिए थे, जो किसने बताया था, वर्नर ने बताया था। उसके हिसाब से आप क्या बना लोगे, स्ट्रक्चर बना लोगे, और स्ट्रक्चर के हिसाब से फिर आप क्या बना लोगे, अपना फॉर्मूला बना लोगे। फॉर्मूला के हिसाब से आयंस पता लग जाएंगे, आयंस के हिसाब से कंडक्टिविटी आपके सामने आ जाएगी। बात समझ में आ रही है। एक चीज का ध्यान रखना, मैंने डॉटेड लाइन जो बताई है वो प्राइमरी वैलेंस है, परमानेंट लाइन जो मैंने बताई है वो सेकेंडरी वैलेंस है। यहां मैंने 2 शो किए हैं, जहां Cl है वहां आप दोनों लगा सकते हैं, कंफ्यूज मत होना। ये मैंने आपको अंडरस्टैंड करने के लिए या आपको ज्यादा याद रहे इसलिए बताया, कभी कंफ्यूज हो जाओ कि ये डॉटेड भी बनाता है वैसे परमानेंट बनाता है, तो कंसेप्ट ही हटा दो, कंसेप्ट को क्लियर कर लो कि जहां डॉटेड है वो टूट जाएगा, जहां डॉटेड नहीं है वो नहीं टूटेगा। बात समझ में आ गई। सो दैट इज ऑल अबाउट वर्नर्स थ्योरी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।